हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक लेकर आ गया हूं बहुत ही बेहतरीन मैथ्स का लेक्चर वीडियो। दोस्तों, हो सकता है कि एक दिन की देरी मैंने कर दी है आप लोग को लेक्चर देने में, बट दोस्तों ट्रस्ट में यहाँ पे मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको हर दिन लेक्चर वीडियो लेकर आने के लिए। लेकिन दोस्तों हो सकता है कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आ जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो हम भी कभी कभार लेट हो जाते हैं दोस्तों। तो उसके लिए अगर आपको प्रॉब्लम हुआ हो तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिएगा दोस्तों। बट दोस्तों ट्रस्ट में आगे आने वाले दिन में ऐसा आपको प्रॉब्लम कभी नहीं होगा। बस आपको हमारे इस चैनल पे जुड़े रहना है। आज हम बात करने वाले दोस्तों हमारे आखिरी लेक्चर की, जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं हमें 9th स्टैंडर्ड का, जो हम लोग ने चैप्टर शुरू किया था पार्ट 2 यानी ज्योमेट्री का पहला चैप्टर, जिसका नाम था सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। तो इसमें हमने ऑलरेडी 9 लेक्चर कवर कर लिए हैं दोस्तों। अगर आपने वो उस 9 का 9 लेक्चर नहीं देखा है, प्लीज़ हमारे वीडियो सेक्शन में जाके देख लीजिए। प्लेलिस्ट भी हमने उसका अलग से बना दिया है, आप देख सकते हो वहाँ पे 9 लेक्चर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज हम पढ़ने वाले जो कि हमारा आखिरी लेक्चर है इस चैप्टर का, जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। तो दोस्तों हमारा जो आपको प्रीवियस जो लेक्चर हुआ था, लेक्चर नंबर 9, उसका एक क्विक रिवीजन यहाँ पे मैं बता दूँ। रिवीजन भी इन द सेंस आपको बस याद दिला दूँ कि एक्जैक्टली हमने क्या क्या पढ़ा था। दोस्तों हम लोग ने स्टार्ट किया था कंडीशनल स्टेटमेंट एंड कन्वर्स। ठीक है, आज हम बोर्ड पे नहीं सिखा रहे दोस्तों, क्योंकि थियोरेटिकल पार्ट है। थियोरेटिकल पार्ट मोस्टली मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाले वीडियोस बता देता हूँ, जो कि आप लोग को पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। बिकॉज बोर्ड पे हमारा बोर्ड छोटा है, तो वहाँ पे लिखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको लिखा लिखा है मिल जाता है, एंड आपको ईजिली देखने भी मिल जाता है, जो कि आपको ईजी पड़ता है। इसके लिए हम यहाँ पे लेक्चर वीडियो लेकर आ गए आपके लिए। तो हमने पढ़ा था दोस्तों प्रीवियस लेक्चर में कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, कन्वर्स क्या होता है। इसी की बेस पे एक एक्सरसाइज दोस्तों हमारा जो एक्सरसाइज है प्रैक्टिस सेट 1.3, आज हम लोग वो सॉल्व करने वाले हैं। आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब देने वाला हूँ यहाँ पे। जैसे कि आप क्विक रिवीजन में बता दूं, कन्वर्स देखा था, कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे हम लोग को करना है इफ एंड देन का यूज करके। अगर आपको कंडीशन दिया रहेगा इफ अ नंबर इज इवन और ऑड देन इट इज ए प्राइम नंबर, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, तो अगर एक कोई नंबर है जो इवन और देन वो प्राइम नंबर होता है, तो उसको हम लोग कन्वर्स करके लिख सकते हैं उल्टा, कि अगर इफ ए नंबर इज प्राइम नंबर देन इट इज इवन और ऑड। तो उसके हिसाब से हम लोग ने ये सब चीज पढ़ा था। थियरम पढ़ा था कुछ दोस्तों, याद होगा अगर आपको, तो कुछ पोस्टुलेट्स पढ़े थे उसके, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में थियरी पूछता है कभी कभी। कुछ प्रूफ्स देखा था, एंड साथ में 2 थियरम देखा था हम लोग ने, कि अपोजिट एंगल्स कैसे फॉर्म होते हैं, एंड साथ ही में हम लोग ने इनडायरेक्टली प्रूफ भी देख लिया था उसका, दैट इज प्राइम ग्रेट नंबर का। अब यहाँ पे जो मैं बताने वाला हूँ आज के लेक्चर में, जो कि हमारा प्रैक्टिस सेट 1.3, इसका हम लोग सवाल का जवाब देने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के देने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन इफ देन फॉर्म। इफ देन फॉर्म का मतलब क्या होता है, मैंने आपको जब कन्वर्स पढ़ा रहा था आपको मैं, थियरी का पार्ट जो कि प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था हमने दोस्तों, तो उसमें आपको एक चीज बताया था मैंने, कि अगर कोई भी चीज इफ के फॉर्म में दिया है, अगर नहीं भी दिया है तो आपको उसको फॉर्म में बना के लिख लेना है। तो जैसे कि क्या बोला यहाँ पे, इफ और देन का यूज करना है। ठीक है, मतलब आपको एक सीधा सीधा स्टेटमेंट दिया रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको सीधा सीधा स्टेटमेंट दिया है, आपको क्या यूज करना है, इफ यूज करना है और देन यूज करना है। इफ आप स्टार्टिंग में यूज कर सकते हो, जैसे वो स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है आप इफ यूज कर सकते हो, एंड कहीं पे बीच में देन लगा सकते हो, सो दैट द जो स्टेटमेंट है आपका वो कंप्लीट भी हो जाए और इसका मीनिंग भी चेंज ना हो। ओके, क्या बोला है यहाँ पे, देखो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। क्या बोल दिया यहाँ पे, कि जो अपोजिट एंगल होते हैं कोई भी पैरेललोग्राम है, पहले आपको मैं इसका मतलब समझा देता हूँ। एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। पैरेललोग्राम कैसा होता है, अगर मैं आपको पैरेललोग्राम ड्रॉ करके दिखाऊं तो लगभग कुछ ऐसा होता है पैरेललोग्राम। ठीक है, आपने नहीं देखा होगा तो पैरेललोग्राम का जो भी अपोजिट एंगल्स होते हैं, अपोजिट एंगल मतलब एक तो ये हो गया ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये अपोजिट एंगल है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एक दूसरे को अपोजिट है। नाम भी दे दूंगा, अगर ए में नाम दे दूं, बी नाम दे दूं, सी एंड डी, तो यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि ए एंड सी जो आपका क्या है, ये अपोजिट एंगल है, और जो बी है एंड डी है ये आपका क्या है, ये आपका अपोजिट एंगल है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे बोलने की कोशिश ये की है कि जो अपोजिट एंगल होते हैं ना पैरेललोग्राम के, वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब बराबर होते हैं। तो ए और सी यहाँ पे सेम होने चाहिए और बी और डी सेम होने चाहिए। अब इसको स्टेटमेंट में लिखना है, इसको सॉल्व नहीं करना है दोस्तों, आपको बस स्टेटमेंट इफ और देन के फॉर्म में लिखना है। बहुत ईजी है, 1 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में पूछता है इसमें से। ओके, तो क्वेश्चन ये पूछा है कि द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। अब इसको लिखोगे कैसे आप, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख के तो नहीं बताने वाला, लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो आपको ध्यान से सुनना है। आप वहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो, आपके बुक और एक पेन निकाल लीजिए दोस्तों, एंड जो भी मैं बोल रहा हूँ आप लिख सकते हो। ज़्यादा फास्ट लग रहा है दोस्तों तो स्लो भी कर सकते हो वीडियो। अगर आप नॉर्मल में भी आप लिखोगे तो वीडियो को पॉज करके लिख के फिर वीडियो प्ले कर सकते हो। आपको जैसा अच्छा लगता है दोस्तों वैसा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का मैं जवाब देने जा रहा हूं यहाँ पे, कि द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। इसको आप कैसे लिखोगे, इफ, सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि इफ अ क्वाड्रिलेटरल, मतलब कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, तो अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है,
ठीक है, इफ अ क्वाड्रिलेटरल। पहले मैं आपको इसका एक स्टेटमेंट इंग्लिश में बोल देता हूं कि आप अपने नोटबुक में इसको नोट डाउन कर पाए, बाद में उसका मैं मीनिंग समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसका जवाब दे रहा हूं दोस्तों, आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कंटिन्यूस में पहले जवाब बोलूंगा पहले वाले क्वेश्चन का। तो यहाँ पे जवाब दोस्तों ये है कि इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम देन अपोजिट एंगल्स ऑफ दैट क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट। वापस रिपीट करता हूं, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम देन अपोजिट एंगल्स ऑफ दैट क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट। अब इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी क्वाड्रिलेटर, अगर इफ अ क्वाड्रिलेटरल जो है पैरेललोग्राम है, अगर कोई भी क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम होगा तो उसका देन मतलब फिर हम लोग देन यूज कर रहे हैं, तो देन द अपोजिट एंगल्स ऑफ दैट क्वाड्रिलेटरल कॉन्ग्रुएंट। सिंपल सी बात है। सेकंड सवाल का जवाब देने जा रहा हूं, यहाँ पे ध्यान से सुनो दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन जो है वो है डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगुलर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे पहले एक्सप्लेन कर लेता हूं कि एक रेक्टेंगल है, अगर उसके जो डायगोनल्स होते हैं, ठीक है, तो डायगोनल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मतलब ये वाला और ये वाला क्या होते हैं दोस्तों, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, इफ अ क्वाड्रिलेटर, कोई भी क्वाड्रिलेटर हम लोग को यूज करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि क्वाड्रिलेटर क्या है, हम क्वाड्रिलेटर कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है। तो इसके लिए मैं जवाब देने जा रहा हूं, आपको सबसे पहले ध्यान से सुन लेना है, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड क्वेश्चन का जवाब है दोस्तों, इफ क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल देन डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब क्या बोल दिया कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है तो उसके जो डायगोनल्स होंगे वो क्या होंगे, ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये इसका जवाब है दोस्तों। अब तीसरा क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस। यहां पे क्या बोल दिया, पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं क्वेश्चन को। क्या बोला है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, दो साइड सेम होते हैं, ये दो साइड सेम है एंड नीचे इसका बेस हो गया, इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस, मतलब ये बेस है आपका, ये वाला पॉइंट जो है बेस है, इसका एक मिड पॉइंट होगा, समझ लो मैंने यहाँ पे एक मिड पॉइंट बना दिया। तो जो वर्टेक्स होता है, दिस इज द वर्टेक्स पॉइंट, तो ये वर्टेक्स से लेके यहाँ पे मैंने मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। तो क्या बोला है कि जो सेगमेंट है, ये वाला सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर। तो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया और ये जो बेस है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ये हम लोग को बोला है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे आंसर, इफ और देन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, यहाँ पे आंसर बोल रहा हूं, आपको नोट डाउन कर लेना है, फिर एक्सप्लेन करता हूं। क्या बोला है, इफ, इसका आंसर बोल रहा हूं, ठीक है। इफ अ ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्या बोल रहा हूं वापस सुनो, इफ ए ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस देन सेगमेंट जॉइनिंग वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल एंड मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस। ओके दोस्तों, क्लियर है कि जैसे मैंने बोला कि अगर कोई भी ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है तो उसका अगर हम लोग वर्टेक्स मिड पॉइंट से कनेक्ट करते हैं तो जो भी वर्टेक्स का लाइन जो है सेगमेंट, वो बेस से जो कनेक्ट होता है वो क्या रहेगा, उससे परपेंडिकुलर रहेगा। तो ये उसका जवाब हो गया दोस्तों। आई होप ये वाला आपको पार्ट समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा यहाँ पे मैं अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ, आई नो दोस्तों, यहाँ पे मैं बोर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, बट जो बोल रहा हूँ आपको सुनना है दोस्तों ध्यान से, आई गेस ये वाला पार्ट समझ में आ जाएगा। एंड बहुत ईजी पार्ट है दोस्तों, इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आपको बस इफ और देन के फॉर्म में यूज करना है, थोड़ा सा इंग्लिश आना चाहिए एंड थोड़ा सा आपको कंसेप्ट आना चाहिए। तो आई होप ये वाला पार्ट समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे खत्म, कि हम लोग इफ और देन के फॉर्म में कैसे यूज कर सकते हैं इसको। ओके, अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या बोला है, राइट द कन्वर्सेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कन्वर्सेस मतलब उल्टा, जो अगर हम लोग ने पढ़ा था कि स्टेटमेंट अगर इफ और देन के फॉर्म में दिया रहेगा तो उसका उल्टा कैसे लिखना है। तो लास्ट वाला चीज को पहले लिख देंगे और पहले वाली चीज को लास्ट में लिख देंगे, बन जाएगा आपका कन्वर्स। कन्वर्स मतलब उल्टा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन में पढ़ता हूं, क्या बोला है, द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइंस आर देयर ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे क्या बोल दिया कि जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, जो टू पैरेलल लाइन से बनते हैं, उसका ट्रांसवर्सल कॉन्ग्रुएंट होता है। इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, इफ अल्टरनेट एंगल्स मेड बाय टू लाइंस एंड इट्स ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट देन इट्स पैरेलल। मतलब पहले बोला था कि वो पैरेलल लाइन है तब ये होगा इसका कॉन्ग्रुएंट, अब यहाँ पे बोल दिया कि अगर ये कॉन्ग्रुएंट होगा तब ये बनेगा अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पे उल्टा कर दिया बस, जैसे चेंज द वॉइस आपने इंग्लिश में पढ़ा था, ठीक है। तो राम इज ए गुड बॉय, तो हम लोग क्या बोलेंगे, गुड बॉय इज राम, ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं, बस आपको उल्टा करना है, बहुत इजी होता है दोस्तों। आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे बढ़ता हूं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन का पहले क्वेश्चन पढ़ लूं, बाद में आपको इसका आंसर डिक्टेट कर दूंगा। सेकंड क्वेश्चन ये है, इफ अ पेयर ऑफ द इंटीरियर एंगल मेड बाय ए ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस आर सप्लीमेंट्री देन द लाइंस आर पैरेलल। मतलब क्या बोला है कि पेयर ऑफ द इंटीरियर एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस सप्लीमेंट्री होगा तब वो पैरेलल होगा। अब इसका हम लोग कन्वर्स कैसे लिख देंगे, उल्टा कैसे लिख देंगे कि इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल लाइन द इंटीरियर एंगल सो फॉर्म्स आर सप्लीमेंट्री। मतलब यहां पे पहले बोल दिया कि वो पैरेलल रहेगा तब जाके वो बनेगा सप्लीमेंट्री, तो यहां पे उल्टा कर दिया और कुछ नहीं किया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये वाला पार्ट भी आपको आएगा, समझ में आ गया होगा। अब तीसरा जो पार्ट है दोस्तों, जो कि बहुत ईजी है, द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो जो रेक्टेंगल के डायगोनल्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होता है। अब इसका उल्टा कैसे लिखूंगा, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल कॉन्ग्रुएंट देन द क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल। तो अगर उसके डायगोनल कॉन्ग्रुएंट होंगे,
ऑब्वियसली ना दोस्तों, उल्टा बोल रहा हूँ ना यहाँ पे कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल है वो कॉन्ग्रुएंट होगा तो वो चीज क्या होगा, अपने आप रेक्टेंगल ही होगा दोस्तों। तो यही चीज हमने यहाँ पे कन्वर्स कर दिया, जो कि उल्टा फॉर्म में यहाँ पे लिख के हमने यहाँ पे बता दिया। तो आई होप दोस्तों ये तीसरा वाला पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। एंड यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है प्रैक्टिस सेट 1.3, जो कि एकदम थियोरेटिकल बेस है। इसमें से एक क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों, जो कि 1 मार्क्स के लिए पूछता है। बहुत ईजी होता है एग्जाम में, यूनिट टेस्ट में अगर आता है ये चैप्टर तो एग्जाम में आप लिख सकते हो इजीली, इतना मुझे कॉन्फिडेंस आ गया। और आज हम कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे हमारा जो 10th लेक्चर है, लेक्चर नंबर 10 ऑफ दिस चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री, यहाँ पे होता है खत्म। ओके दोस्तों, तो आई होप ये वाला भी पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। एंड आपको जितना भी हम लोगों ने 10 का 10 लेक्चर दिया है ये चैप्टर के ऊपर, आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। बहुत मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए, साइंस के वीडियोस तो रेगुलर लेके आते ही रहते हैं। साइंस में हम लोग ने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर एंड 6th चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट किया हुआ है। 6th चैप्टर इसलिए लेकर आए दोस्तों क्योंकि आपके यूनिट टेस्ट में 6th चैप्टर आने वाला है। अगला जो लेक्चर रहेगा हमारा साइंस का बात करो, अगला लेक्चर साइंस में हम लोग 7th लेक्चर पढ़ेंगे। उसके बाद हम जाएंगे 4th एंड 5th में, क्योंकि आप लोग का बहुत सारा कमेंट आ रहा था, मैंने देखा कि आपने 4th लेक्चर क्यों नहीं चालू किया, 5th लेक्चर क्यों नहीं चालू किया, 5th चैप्टर चालू क्यों नहीं किया। तो उसका जवाब मैं यहाँ पे दे रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ पे 6th और 7th पहले पढ़ लेंगे, बाद में उसके पास जाएंगे। एंड रही बात मैथ्स की, तो आज यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 1 का जो 10th लेक्चर था खत्म हो गया, मतलब चैप्टर नंबर 1 इज कंप्लीटेड। एंड उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे हमारे चैप्टर नंबर 2 की तरफ। एंड धीरे धीरे हम लोग अलजेब्रा भी स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग का जो पहला चैप्टर है सेट, वो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। एंड रही बात दोस्तों ये चैप्टर की प्रॉब्लम सेट की, तो मैं चाहता हूँ दोस्तों ये आप लोग खुद सॉल्व करें, क्योंकि आपने जो 10 का 10 लेक्चर पढ़ा है, सभी चीज़ सभी पार्ट यहाँ पे खत्म जो है हम लोग ने कवर किए हैं वो 10 के 10 लेक्चर में। तो ये दोस्तों आप लोग को ट्राई करना है, खुद से एक बार सॉल्व करना है कि आप लोग को इसका जवाब आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों। तभी आपको पता चलेगा कि आपने कितना पढ़ाई की है, कितना पढ़ाई नहीं की है हमारे लेक्चर वीडियो से। एंड जरूर से इसका जवाब भी देने की कोशिश कीजिए हमारे कमेंट सेक्शन में। पूरा आंसर तो नहीं कर पाओगे ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में, बट यहाँ पे आप बोल सकते हो कि हाँ सर हमने सॉल्व किया प्रॉब्लम सेट 1। ठीक है, आप लोग के जवाब का मुझे उम्मीद रहेगा कि आप लोग प्रॉब्लम सेट ये 1 जो है सॉल्व कर लोगे एंड खत्म करोगे। टाइम ले लो, आराम आराम से करो, कोई घाई नहीं है। लॉकडाउन अभी आपका स्कूल खुलने में काफी टाइम है दोस्तों। तो प्रैक्टिस सेट 1 मैं आप लोग के ऊपर डिपेंड करता हूँ, छोड़ता हूँ कि आप लोग इसको जरूर से सॉल्व करेंगे दोस्तों। एंड कमेंट करके बताओगे कि हाँ आपने किया है कि नहीं किया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज हम यही कंक्लूड करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ। एंड दोस्तों अगर आप इस चैनल पर न्यू हो, हमारे कॉन्टेंट्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज इस चैनल पर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।